जरा सोचिए, एक तरफ से तो युद्ध विराम बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ से उसे सिरे से खारिज कर दिया जाता है ना अजीब बात। बस इसी उलझी हुई गुत्थी को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। और देखिए ईरान का रिएक्शन। उन्होंने अमेरिका के इस कदम को सीधे सीधे नकार दिया। उनके एक बड़े सलाहकार हैं मेहदी मोहम्मदी, उन्होंने तो इसे साफ साफ एक चाल बता दिया और अमेरिका को हारने वाला पक्ष तक कह डाला। मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान को इस पर कितना शक है। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर अमेरिका ने ऐसा युद्ध विराम बढ़ाया ही क्यों, जिसे ईरान एक चाल समझ रहा है। इसी विरोधाभास की तह तक हम आज जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो युद्ध विराम बढ़ाने और फिर उसे नकारने की कहानी है, ये असल में हुई कैसे। अब यहां देखिए, दोनों पक्षों में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। अमेरिका क्या कह रहा है कि भाई हमने तो पाकिस्तान के कहने पर यह किया ताकि ईरान के बटे हुए नेतृत्व को सोचने का, एक साथ आने का मौका मिल जाए, और ईरान वो इसे सिरे से नकार रहा है। उनका कहना है कि इसका कोई मतलब नहीं है और ये तो बस एक सैन्य चाल है। अब देखिए, आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। देखते हैं कि ये जो नाजुक सी शांति थी, ये शुरू कहां से हुई थी। तो कहानी शुरू होती है 28 फरवरी से। करीब 7 हफ्तों की लड़ाई के बाद अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले शुरू होते हैं। जवाब में ईरान एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो हुर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर देता है। फिर 8 अप्रैल को पाकिस्तान बीच में आता है और 2 हफ्तों का एक सीज फायर होता है। लेकिन इस्लामाबाद में जो बातचीत होनी थी वो 12 अप्रैल को ही टूट गई। और फिर 21 अप्रैल को, ठीक जब ये सीज फायर खत्म होने वाला था, तभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। और असल बात यह है कि यह संघर्ष विराम ना शुरू से ही बहुत कमजोर था। देखिए, पाकिस्तान ने तो ऐलान कर दिया कि इसमें लिबनान भी शामिल है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने फौरन मना कर दिया। कहा नहीं, लिबनान इसमें शामिल नहीं है। और तो और इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले भी जारी रखे। मतलब यह समझौता पहले दिन से ही डामाडोल था। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां सारी उम्मीदें टूट गईं, यानी इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता होनी थी वो क्यों नाकाम हुई। यहां साफ देखता है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर कैसे अड़े हुए थे। जैसे परमाणु कार्यक्रम को ले लीजिए। अमेरिका चाहता था कि ईरान हथियार बनाना बंद करे, जबकि ईरान कहता था कि वो हथियार तो नहीं बनाएगा पर यूरेनियम संवर्धन का अधिकार रखेगा। फिर हुर्मुज़ जलडमरू मध्य की बात आई। अमेरिका को वो तुरंत और बिना शर्त खुला चाहिए था, पर ईरान उसे अपनी शर्तों पर खोलना चाहता था। आर्थिक प्रतिबंधों से लेकर इलाके में ताकत तक, हर मुद्दे पर दोनों बिल्कुल अलग अलग सिरों पर खड़े थे। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि दोनों पक्ष समझौते के आसपास भी नहीं थे। ये बात एक अमेरिकी अफसर ने खुद मानी है। और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ईरान का जो IRGC है, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, वो तो किसी भी तरह के समझौते के सख्त खिलाफ था। तो जाहिर है हालात और भी बिगड़ गए। तो जब बातचीत के दरवाजे बंद हो गए तो क्या हुआ? जाहिर है सारा ध्यान डिप्लोमेसी से हटकर फारस की खाड़ी में बढ़ते फौजी तनाव पर चला गया। और फिर अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ा और सख्त कदम उठाया। उसने ऐलान कर दिया कि ईरान के सभी बंदरगाहों की पूरी नौसैनिक नाकाबंदी की जाएगी। ये एक बहुत ही गंभीर बात थी, जिसने तनाव को एकदम से बढ़ा दिया। ईरान भी चुप नहीं बैठा। उनकी IRGC नेवी ने भी पलटकर चेतावनी दे दी कि अगर कोई भी फौजी जहाज हॉर्मुज़ के पास फटका भी तो इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और फिर गंभीर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये एक तरह से सीधी धमकी थी। और बात सिर्फ धमकियों तक ही नहीं रुकी। जल्द ही खबर आई कि ओमान के तट के पास एक कंटेनर जहाज पर हमला हो गया है। बताया गया कि IRGC की एक गनबोट ने उस पर गोलियां चलाईं, जिससे जहाज को काफी नुकसान पहुंचा। ये इस बात का पक्का सबूत था कि जमीन पर युद्ध विराम जैसा कुछ भी नहीं था। और इन सब के बीच एक मानवीय पहलू भी है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस नाकाबंदी और तनाव की वजह से लगभग 20,000, जी हाँ 20,000 नाविक खाड़ी में फंसे हुए हैं। ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं है, इसका असर हजारों लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये जो पूरा कूटनीतिक और फौजी गतिरोध चल रहा है, इसका मतलब क्या है इस इलाके के लिए और पूरी दुनिया के लिए? जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत दिखा रहा है। देखिए, संघर्ष से पहले कीमत 75 से $95 के बीच थी। संघर्ष के दौरान ये बढ़कर करीब $98.50 तक पहुंच गई।
और अगर हालात और बिगड़ते हैं तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कीमत 140 से $175 प्रति बैरल तक जा सकती है। सोचिए इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कैसा होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला है। दुनिया भर में तेल की सप्लाई और शिपिंग पर दबाव, हजारों नाविक जो फंसे हुए हैं, एक बड़े और ज्यादा खतरनाक क्षेत्रीय युद्ध का खतरा और बातचीत के सारे रास्ते बंद, बस इसीलिए हॉर्मुज में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुक जाते हैं, क्या ये सब किसी शांति समझौते से पहले का ठहराव है या फिर एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।